सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, बल्कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है और इसे राजनीतिक लड़ाई की तरह ही लड़ना होगा। और इस राजनीतिक लड़ाई को मजदूर वर्ग के कंधों पर खड़ा होना होगा। दशकों के संघर्ष के नतीजे में बने सुरक्षात्मक श्रम कानून को ताक पर रखकर ये नए लेबर कोड लाए गए हैं। इसी तरह कृषि क्षेत्र को भी कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, और लेकिन किसानों के दृढ़ संकल्प के आगे, उनके दृढ़ संघर्ष के आगे सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई। 1 साल चली उस लड़ाई में अगर सरकार पूरी लड़ाई के दौरान अडिग दिखी तो किसानों ने भी पीछे हटने से मना कर दिया। किसान संगठनों, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान संगठनों ने न सिर्फ सीधे आंदोलन के जरिए उस लड़ाई को लड़ा, बल्कि राज्यों में होने वाले चुनावों में भी किसान वर्ग और बाकी जनता को भाजपा के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास किया, और अंत में जीत किसानों की हुई। हम देख रहे हैं कि फांसीवादी पार्टी की सरकार मेहनत कशों और तमाम प्रगतिशील ताकतों का दमन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर रही है। नए नए कानूनों और तमाम साजिशों के द्वारा इस दमन को जमीन पर उतारा जा रहा है। राज्य सत्ता के भी सभी अंग इसमें जनता के खिलाफ लगे हुए हैं, और इधर हाल के कुछ सालों में फांसीवाद के विरोधियों के खिलाफ न्यायालय की सक्रियता देखकर भी यही लगता है कि न्यायालय भी अब सरकार की ताल में से ताल मिला रहा है। ऐसे में हम नए लेबर कोड और ऐसे अन्य कदमों को वर्ग संघर्ष और वर्ग सत्ता के परिपेक्ष में ही हमें देखना चाहिए। हमें उन प्रस्तावनाओं में नहीं फंसना चाहिए जो राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में पेश करते हो, या आदतन या मजबूरन राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हो। हम जानते हैं कि श्रम कानून संघर्षों की देन है, और यही कारण है कि इनको बचाने के लिए की मुहिम में भी हमें संघर्षों पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए। दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों पे 10 साल चलने के बाद आज सरकार मजदूरों पर निर्णायक वार कर रही है। इसके पीछे उसका आकलन यही है कि मजदूर वर्ग सांगठनिक कमजोरी के कारण इसका कोई खास विरोध न कर सकेंगे और मजबूर होकर इसको झेलेंगे। ऐसे में एक बात साफ साफ समझनी चाहिए कि हम इन नए लेबर कोड को कानूनी चश्मे से नहीं देख सकते। ये कानून संघर्ष के रास्ते से ही हमें मिले थे, और वर्ग संघर्ष में किए गए शक्ति प्रदर्शन की ही देन है। जो आज कानूनी से गैर कानूनी बना दिया गया है, वो कल वर्ग संघर्ष में हमारे शक्ति के प्रदर्शन से फिर से कानूनी बन सकता है। कानूनी और गैर कानूनी का ये रिश्ता हमें नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए बिना हताश हुए संघर्ष को और तेज कर देना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को ट्रेड यूनियन में जोड़ना होगा, ट्रेड यूनियनों में जोड़ना होगा। आखिर ट्रेड यूनियन ही मजदूर वर्ग का वो किला है जो पूंजी के मजदूरों पर रोज बरोज होते अतिक्रमणों से मजदूरों की रक्षा करता है। लेकिन यह भी साफ है कि इस किले में सेंध लग चुकी है। बड़े बड़े और स्थापित ट्रेड यूनियन संस्थागत मशीनरी के भागीदार बनकर वर्ग संघर्ष में अपनी धार खो बैठे हैं, और इसीलिए वो निर्णायक संघर्ष से दूर भागते हैं। वो अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं, जैसे वर्ग संघर्ष में उनका कोई पक्षी ना हो। लेकिन हम कोई स्टेक होल्डर नहीं है, हम मात्र पूंजी के लिए चारा है। ये बात हमेशा हमारे जहन में साफ रहे कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो पूंजी के इंटरेस्ट से बिल्कुल उल्टी दिशा में है। हम जानते हैं कि संघर्ष के दौरान ही वो संस्थान बने हैं जहां हमारी सेवा शर्तों को लेकर तोल मोल होता रहा है। लेकिन इन्हीं संस्थानों ने बड़े और स्थापित ट्रेड यूनियनों को पूंजीशाही में समाहित करने का काम किया है। इस ओर से हमें सतर्क रहना चाहिए और दोनों वर्गों के विपरीत वर्ग हितों पर को समझना चाहिए और लगातार उन पर जोर देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि नए लेबर कोड बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसके बाद मनमाने तरीके से हायर फायर की व्यवस्था संस्थागत हो जाएगी। काम के दौरान मजदूरों को मिलने वाले सुरक्षा के मापदंड भी अब संस्थानों के साइज से तय होगा। जैसे काम के दौरान सुरक्षा का खतरा
सबके लिए समान ना होता हो, बल्कि संस्थान में कितने मजदूर काम करते हैं उससे तय होता हो। ट्रेड यूनियन बनाने से लेकर हड़ताल करने तक भयंकर कानूनी बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं। हमने देखा कि किसान आंदोलन के समय सरकार, संसद, मीडिया और राज्य सत्ता के सारे अंग किस तरह किसानों के खिलाफ खड़े थे। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकारों ने भरसक हिंसक प्रयास किया और दिल्ली आने के बाद भी पुलिस की उपस्थिति में फांसीवादी गुंडों द्वारा किसानों की सभाओं पर पथराव और अलग अलग तरीके से हमले किए गए। ऐसे में जो खुद को इस व्यवस्था में स्टेक होल्डर समझ रहे हैं, समय उनको क्रूरता के साथ उनकी असली जगह दिखा देगा कि आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, आप शोषित और अधिकारों से वंचित वर्ग हैं, जो यदि संघर्ष नहीं करता है तो पूंजी के सहारे उसका अस्तित्व रहने पर मजबूर होता है। इन कानूनों को बनाने वाली सरकार एक जन विरोधी फांसीवादी सरकार है। हाल की घटनाओं ने उसकी बेरहमी का पर्दाफाश कर ये बात जगजाहिर कर दी है। जनतांत्रिक अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है। पहले की सभी संस्थागत मशीनरी जैसे वेज बोर्ड, पे कमीशन इत्यादि एक एक करके ढह रहे हैं, लेकिन हम वर्ग संघर्ष की मशीनरी ट्रेड यूनियन को ढहने नहीं दे सकते, बल्कि हमें इन्हें और संघर्षशील ही बनाना होगा। अभी तक पूंजी के आवागमन की छूट, निवेश के नाम पर श्रम अधिकारों में कटौती और साम्राज्यवादी संस्थाओं द्वारा प्रेरित ऐसे ही दूसरे बदलावों को हमने निशाना नहीं बनाया और अपने कार्यस्थल या अपने उद्योग तक खुद को सीमित रखा। जब निर्णायक संघर्ष करने का समय था तब केवल रस्म अदायगी की। अब आज ये संघर्ष किसी तात्कालिक राहत के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज ये संघर्ष हमारे अस्तित्व की लड़ाई बन गए हैं। लंबे समय से हम इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि पूंजीवादी व्यवस्था से छीन कर लिए गए सुरक्षात्मक श्रम कानूनों का कवच शाश्वत नहीं है। ऐसे में अब अपने अस्तित्व रक्षा के लिए मजदूर वर्ग को जुझारू संघर्ष में उतरना ही पड़ेगा। आज जरूरत है कि हम अपनी पिछली पीढ़ियों के संघर्षों से प्रेरणा लें और उनको आगे बढ़ाएं। श्रम कानूनों, कृषि कानूनों, यूएपीए, एनएसए जैसे तमाम जन विरोधी कानूनों का वर्ग चरित्र सामने लाएं। ये समझना होगा कि यदि सारे अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है, तो उन पर हो रहे हमले भी इस संघर्ष में हमारी ढील का ही नतीजा है। आज की परिस्थितियां ये चीख चीख कर हमें याद दिला रही हैं कि हम गुलाम हैं, उजरती गुलाम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि हम संघर्ष में आगे नहीं बढ़ते हैं तो पीछे ढकेल दिए जाएंगे। संघर्ष की यही नियति है। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रांतिकारी राजनीति से ही हम इन हमलों के खिलाफ मुकम्मल चुनौती पेश कर सकते हैं। क्रांतिकारी राजनीति से परहेज हमारी गुलाम मानसिकता को ही बरकरार रखेगा। यदि मजदूर वर्ग क्रांतिकारी नहीं है तो वह निरीह लाचार गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतिहास ने बार बार यही साबित किया है और आज भी कर रहा है। धन्यवाद। लाल साहब।